हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में आपने देखा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उसको हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं, सेक्टर्स उसमें कितने कितने होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी। तो वो जो हमारा विभाजन था, वो जो हमने कैटेगराइजेशन बनाया था, वो किसके बेस से बनाया था? वो हमने बनाया था बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, कि इसमें किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। देखो, हम इकोनॉमी के इसमें ना डायमेंशंस को देख रहे हैं कि इकोनॉमी के कितने प्रकार हो सकते हैं। हमने इकोनॉमी को समझा था कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी क्या है? यह एक किसकी प्रणाली है? यह वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रणाली है। तो अब इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि यह एक सिस्टम है, किस चीज का? प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का एंड कंज्यूमिंग का। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कितने अलग अलग टाइप में देख सकते हैं, कितने प्रकार में हम विभाजित कर सकते हैं और किस किस बेसिस पे। जैसे बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर में हमने पिछले क्लास में नोट देख लिया था, क्या बेसिस ऑफ एक्टिविटी, कि किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, उसके आधार पे कौन सा था हमारा? प्राइमरी, फिर था सेकेंडरी, फिर था टर्शरी, फिर था क्वाटरनरी, फिर था क्वाइनरी। ये देखिए, क्वाइनरी, क्वाटरनरी, टर्शरी, सेकेंडरी। इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम नहीं जाते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डिफरेंशिएशन जो हुआ है, बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। देखो, इकोनॉमी में क्या होता है कि कैसी कार्य की शर्तें हैं, कैसी दशाएं हैं, वर्क कंडीशन क्या है, जिसमें एक नियोक्ता एक कर्मचारी से काम लेता है, उसके आधार पर इकोनॉमी को दो सेक्टर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये जो सेक्टर बटे थे, ये बटे थे एक्टिविटी नेचर के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन के हिसाब से इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है या कितने सेक्टर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख पाते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसमें हम देख पाते हैं, इसमें दो प्रकार की सेक्टर उभर के आते हैं वर्क कंडीशन में। कौन सा? पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक, इसको आप नोट करिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हिंदी में इसे बोलते हैं संगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज्ड है संगठित क्षेत्र और ये है असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। ठीक, अब इसकी क्या डेफिनेशंस होती हैं या इसमें क्या मिलता है ऐसा? देखो, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, ऐसे अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रक जिसमें रोजगार की शर्तें रेगुलेटेड हो, इसमें फिक्स सैलरी हो कि हाँ, इतना काम करोगे तो ये सैलरी मिलेगी, एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा काम करने पे आपको पेमेंट मिलेगा एक्स्ट्रा, और काम की फिक्स कंडीशन होगी, फिक्स टाइमिंग होगी, एक फिक्स चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि कभी काम कर लिया कभी हटा दिया, ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर रीजन होगा। और आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, जैसे आपको उसमें इंश्योरेंस मिलेगा और रहने के लिए चीजें मिलेंगी। तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर में? ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, वर्किंग कंडीशन में रोजगार की शर्तें विनियमित होती हैं, सुनिश्चित काम मिलता है, और आपने अगर एक्स्ट्रा वर्क किया तो उसका अलग से पैसा मिलता है, और सामाजिक सुरक्षा, अच्छा सोशल सिक्योरिटी मिलती है, जैसे इंश्योरेंस मिलेगा और मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा, एजुकेशनल लोन इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी सुविधाएं दी जाती है। तो ऐसे सेक्टर क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां हैं, जैसे गूगल है और इंडिया की जो अच्छी कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस है, तो ऐसी कंपनियां क्या हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रबंधन करती हैं, जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, इसमें एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को सुरक्षा दी जाती है। ठीक, वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी कार्य दशाओं वाला क्षेत्र है जहां पे रोजगार का
नियमित होना ही नहीं है, मतलब आपको रोजगार मिलेगा ही निश्चित नहीं है। जैसे दिहाड़ी मजदूर जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक मजदूर चौक बना होता है शहरों में, कि लोग आएंगे सुबह, इकट्ठा होंगे वहीं, और वहीं से किसी को काम मिल जाएगा, किसी को काम नहीं मिलेगा, फिक्स नहीं है। ऐसे सेक्टर क्या है? ऐसे सेक्टर क्या कहलाएंगे? ऐसे सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएंगे। मान लो कोई बीमार हो गया तो क्या कोई नियोक्ता उसको देगा पैसा मेडिक्लेम या इंश्योरेंस का, सोशल सिक्योरिटी का? नहीं, उसे मतलब ही नहीं है। 4 दिन काम किए, 4 दिन का पैसा मिला, नहीं किए, खत्म। तो ये कैसा हो गया? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। तो जो इंटेंसिव लेबर वाले सेक्टर होते हैं, जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी करना, माटी गारे का काम करना, घर बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, तो ये सब क्या है? अनियमित रोजगार इसमें होता है। रोजगार फिक्स नहीं, आज है कल नहीं है, ठीक। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है? नियमित रोजगार नहीं है, काम का निश्चित समय नहीं है, कितना इतना करना है, और पेमेंट जो मिलेगी जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित जो मिनिमम वेज हो उसके आधार पर मिले, ये भी फिक्स नहीं है कि आपको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वर्किंग कंडीशन बेहतर है कि नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है। तो ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं। तो अब यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप इसको नोट कर लिए। तो हमने क्या देखा इकोनॉमी में? पहले हमने क्या देखा? ऑन बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, मतलब जो गतिविधियां हो रही हैं उसके आधार पर हमने कितने प्रकार के सेक्टर बांटे? 5, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी एंड क्वाइनरी। ठीक, तो प्राइमरी में हमने क्या देखा? जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष दोहन करते हैं, जैसे गेहूं उगाना, खनिज तेल, गैसों का निष्कर्षण करना, तो ये सब क्या है? प्राइमरी था। सेकेंडरी क्या था? सेकेंडरी में क्या? जो प्राइमरी से रिसोर्सेज प्राप्त हो उन्हीं का उपयोग करके उनको हम प्रसंस्कृत करके अर्थात प्रोसेस्ड करके, जैसे आपको गेहूं मिला उसको पीस के आटा बना लिए, आटे से ब्रेड बना लिए, तो ये सब क्या है? सेकेंडरी है। और फिर अगर उन्हीं चीजों को आप बेचकर, सेवा देकर, कुछ खाना बना के सेवा देना, या जैसे कि क्या कहते हैं, मेडिकल सर्विसेज देना, एजुकेशनल सर्विसेज देना, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं आपकी सर्विस सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर किसमें आता है? टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी, तृतीयक सेवा, टर्शियरी या तृतीयक सेवा। ठीक, तो इसमें क्या है? सारा सर्विस वाला जितना भी होगा, सेवा क्षेत्र, ये हो गया था। फिर हमारा आया था क्या? क्वार्टरनरी अर्थात चतुर्थक। क्वार्टरनरी ये क्या था? चतुर्थक सेवा। ये कैसे क्षेत्रक होते हैं? इनमें मैंने आपको बताया था कि जो नॉलेज बेस काम होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम, जैसे वो किसी सांख्यिकी विद का काम, जो स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे जो लोन वगैरह के बारे में कानूनी सलाह दे, वैसे ये सब किस में आएंगे? क्वार्टरनरी सेक्टर में आएंगे, ध्यान रखना इसको। और पंचक क्षेत्रक अर्थात क्वाइनरी सेक्टर क्या था? क्वाइनरी सेक्टर में मैंने बात किया था, क्वाइनरी सेक्टर मैंने बात किया था इसमें कि इसमें जो पॉलिसी मेकिंग या बिग डिसीजन मेकिंग वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे कामों को शामिल किया जाता है। कौन से? पॉलिसी मेकिंग, जैसे सचिव स्तर पे जो लोग हैं, या वैज्ञानिक, बड़े स्तर पे वैज्ञानिक लेवल पे जो काम कर रहे हैं, हाँ, जो अपने पॉलिटिकल लीडर हैं, जो बड़े डिसीजन मेकिंग काम करते हैं, तो ये सब किस में आते हैं? क्वाइनरी अर्थात पंचक क्षेत्रक, याद रखना इसको। अच्छा, इसमें जो काम करने वाले जॉब होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोल्ड जॉब, गोल्ड कॉलर जॉब, याद रखना, गोल्ड कॉलर जॉब। ठीक, तो मैंने आपका यहाँ रिवीजन कराया क्या? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इकोनॉमी को कितने प्रकार में, कितने क्षेत्रकों में बांटा जा सकता है? मुख्यतः 3 और मोटे तौर पे 5।
ठीक, वर्क कंडीशन के हिसाब से, वर्क कंडीशन के हिसाब से दो सेक्टर में बांटा जा सकता है, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अर्थात संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का मतलब कैसे क्षेत्र? ऐसे क्षेत्र जिनमें रोजगार की शर्तें एक फिक्स हो, काम का समय फिक्स हो, उसमें मिलने वाली इनकम फिक्स हो, एक्स्ट्रा काम करने पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिले, सामाजिक सुरक्षा हो, जिसमें जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस उसमें काफी कंपनी आपको दे, आपके बच्चे के लिए एजुकेशन इंश्योरेंस आपको दे, लोन की सुविधा करे, हाँ कुछ प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए हो, वहां की वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, ऐसा नहीं हो कि हाँ आपको कुछ केमिकल से रिलेटेड काम करवा रहे हैं और आपको ना तो सेफ्टी टूल्स दिए हुए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर की विशेषताएं हैं, ठीक। और अनऑर्गेनाइज में क्या होता है? ये सारी चीजें नहीं होती, वहां पे कोई फिक्स समय नहीं होगा, फिक्स पेमेंट नहीं होगी, कम पैसे पे आपको काम लिया जाएगा, कभी लिया जाएगा कभी नहीं दिया जाएगा काम। तो ये क्या है? ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। तो यहां तक हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप, अर्थात जो स्वामित्व हो, संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर इकोनॉमी को कितने क्षेत्रक में देखा सकता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन सा? ऑन बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप, एसेट के ओनरशिप के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ, लिख लीजिए, ऑन बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप अर्थात संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर, संपत्ति स्वामित्व की, संपत्ति का स्वामी कौन है उसके आधार पर, संपत्ति स्वामित्व के आधार पर। हेडिंग डालिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कितने प्रकार के इसमें सेक्टर बनेंगे। ऑन बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप, इसको आप नोट करिए। ऑन बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप, देखो इसमें ओनरशिप किसके पास संपत्ति है उसके बेस पे इसको तीन प्रकार से देखा जाता है। कौन कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है आपका होगा पब्लिक सेक्टर। मैं बताता हूं ये क्या होगा, ठीक है ना। जब एसेट अर्थात संपत्ति का स्वामित्व मैक्सिमम किसके पास हो, 50% से ज्यादा, या मैक्सिमम राज्य के पास हो, सरकार के पास हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अगर एसेट का कंट्रोल किसके पास हो, राज्य के पास या सरकार के पास हो, तो क्या कराएगा? पब्लिक सेक्टर। आप देखते हैं हम लोग कहते हैं कि ये पीएसयू बैंक है, किसको? जैसे एसबीआई हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो मैक्सिमम या 50% से ज्यादा जो शेयर है, एसेट का कंट्रोल है, वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इसलिए बोलते हैं क्या? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक, अर्थात ये किसके अंडर में है? पब्लिक सेक्टर है, अर्थात ये गवर्नमेंट के अंडर में, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है। ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसमें जो कंट्रोल होगा एसेट पे, डिसीजन मेकिंग पे, उसमें प्रभावी कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का, राज्य का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, जैसे अभी आप देखो, जैसे आप यूपी में देख लीजिए, एलएमआरसी बनी है, लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन,
तो अब देखो एलएमआरसी में किसका किसका एसेट कंट्रोल है, इसमें बताते हैं कि 50% स्टेट गवर्नमेंट का है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पब्लिक सेक्टर। ठीक, अगर यहीं पे मान लीजिए कोई मेट्रो बने और उसमें 60% प्राइवेट के पास हो जाए ओनरशिप उसका, और 40% उसके एसेट की ओनरशिप रहे गवर्नमेंट के पास, तो ये क्या हो जाएगा, तब ये पब्लिक सेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इस मैक्सिमम जो एसेट का कंट्रोल है वो चला गया किसके पास, प्राइवेट के पास। तो अब वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एसेट कंट्रोल, अगर मैक्सिमम स्वामित्व एसेट का राज्य के पास या सरकार के पास हो तो क्या कहलाएगा, पब्लिक सेक्टर। जैसे कि हमारे जितने भी पीएसयूज हैं, जैसे आप गेल, सेल, ऐसी कंपनियों के नाम सुनते हैं ना, भेल, ठीक, ये सब महारत्ना और नवरत्ना जैसी कंपनियां हैं, ये सब क्या हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक, तो अगर बेसिस ऑफ एसेट कंट्रोल की बात करें तो इसमें आता है पब्लिक सेक्टर। दूसरा क्या है, अगर स्वामित्व निजी हाथों में हो, निजी मतलब प्राइवेट के हाथों में हो, तो क्या कहलाएगा, प्राइवेट सेक्टर। क्या कहलाएगा, प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, अब ये दो हो गए, एक तीसरा भी बनता है, उसे बोलते हैं पीपीपी, अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये देखिए, इसमें क्या हुआ ना, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम हैं, तो फंडिंग की क्या होता है, पूंजी की कमी पड़ती है गवर्नमेंट को, और चूंकि गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, क्योंकि इकोनॉमी का बेसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी चीजों में सारा पैसा खुद नहीं डालती है, कुछ पैसा, कुछ कंट्रोल खुद यूज डालती है, कुछ पैसा प्राइवेट सेक्टर से भी लेती है, और उनको उसके रेशियो में जो उसके प्रॉफिट्स मिलते हैं उनको बांटती है। तो ऐसी जो पार्टनरशिप होती है उसे क्या बोलते हैं, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसको नोट कर लीजिए आप। बहुत सारे काम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं ना, वो पीपीपी मॉडल में बनते हैं। जैसे अभी यूपी में एक पॉलिसी आई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये बात की कि प्राइवेट कंपनियों या निजी लोगों से भी पैसा उसमें डलवा के इसे पीपीपी मॉडल पे विकसित करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट के पास देखिए काम बहुत सारा होता है, वो सब जगह पैसा नहीं डाल सकती है, तो ऐसे में क्या करती है, वो प्राइवेट को के साथ पार्टनरशिप करती है। और उसमें देखो फायदा ये क्या होता है, एक तो पब्लिक का कंट्रोल तो रहता ही है, प्राइवेट बॉडी के आने से टेक्निकल एडवांसमेंट की चीजें, ये सब भी चीजें फायदे में देती हैं। तो पूंजी तो आ ही रहा है, बट उसके साथ साथ और भी अच्छी चीजें आती हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको नोट करिए आप। और फिर हमने उसके पहले क्या देखा था, उसके पहले हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। वो दो क्या थे, वो थे हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक, तो हमने ये चीज यहां पे देखा, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या क्या देख लिया अभी तक इकोनॉमी में। हमने इकोनॉमी की पहली क्लास में क्या देखा, हमने देखा कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया, इकोनॉमिक्स होता है ओइकोनोमोस, ओइकोनोमिया वर्ड से बना है। ओइकोस, ओइकोस का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड, एंड नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। फिर हमने ये देखा कि अरस्तु ने क्या बोला अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड। जिस प्रकार से हाउस होल्ड को मैनेज किया जाता है मिनिमम संसाधनों में मैक्सिमम नीड को, उसी प्रकार से हम अर्थशास्त्र में भी क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, सीमित संसाधन है, हमारे पास जमीन सीमित है, हमारे पास तेल सीमित है, ईंधन सीमित है, उसी को हमें ऐसे मैनेज करना है
कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंसानों की आवश्यकताएं पूर्ति हो पाए। और इन्हीं मैनेजमेंट का देखो जो सिद्धांत होता है वही इकोनॉमिक्स। सारी चीज देखिए, सारी जरूरतों को पूरा करना है इंसानों के द्वारा। और अगर इकोनॉमिक्स को जब हम अप्लाई कर देते हैं किसी कंट्री में या किसी एक क्षेत्र में, तो क्या बन जाती है? वो इकोनॉमी बन जाती है। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अप्लाइड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो है इकोनॉमिक्स। ठीक, यहां पे हमने ये डिस्कस किया। बिल्कुल एकदम क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीजें सही रहेंगी। और इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, एडम स्मिथ देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं, मैं आपको बताऊं क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, कुछ मैं आपको सॉरी, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, बीपीएससी में। इसमें पूछा गया है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है? तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है? एडम स्मिथ। ऑप्शन देखिए, सीधा सिंपल चीजें हैं, आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इनको क्यों कहा गया है मैंने ये भी बताया था। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स का क्या किया था, पूरी क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइज तरीके से उसका अध्ययन किया था, ऑर्गेनाइज स्टडी किया था इकोनॉमी को, मतलब एक व्यवस्थित रूप में। पहली बात, इसके पहले भी ऐसा नहीं था कि इसके पहले काम नहीं होता था, इसके पहले भी अध्ययन किया जाता था, बट एक सब्जेक्ट के रूप में व्यवस्थित रूप से किसने अध्ययन किया था? एडम स्मिथ ने। तो ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। और आप जाके ये तीनों आज जो 3 लेक्चर हुए हैं, इन तीनों लेक्चर पे इकोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल और डिफरेंस और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछता है, तो आप जाके सॉल्व करिए। ठीक, और एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि कृषिगत कार्य व वानिकी कार्य, वानिकी मतलब समझ रहे हो, जो फॉरेस्ट्री होती है, फॉरेस्ट से जो संसाधन मिले उसे बोलते हैं वानिकी कार्य, किस क्षेत्र से संबंधित है? अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला है सर्विस सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है प्राइमरी सेक्टर, चौथा है क्वाइनरी सेक्टर। बताइए कौन सा होगा? तो मैंने क्या बताया था, पहला सेक्टर कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की क्या परिभाषा थी? प्राइमरी सेक्टर की परिभाषा थी कि ऐसी गतिविधियां जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष दोहन हो, अर्थात प्राकृतिक संसाधन। अब देखो कृषि में क्या होता है, हम सीधा प्राकृतिक संसाधन यूज करते हैं। वन क्या है? वन जैसे हमने पेड़ काट लिए, टहनियां ले ली, या कोई उससे छाल में औषधि मिल गई, आपने पत्तियां ले ली, तो क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। तो ऐसे कार्य जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो, वो कौन सा होगा? प्राइमरी सेक्टर। हो गया? ठीक, डेफिनेशन याद रखनी है। अच्छा, अगर बताओ यहीं से अगर ये बोल देता कि कृषि से प्राप्त गेहूं से आटे का बनना, ठीक है, या आम, मान लीजिए वन से आ जाए, आम के पेड़ से आम लेकर उससे अचार का बनना, वो कैसा, किस सेक्टर में जाएगा? अब आपने क्या किया, अचार बनाने में आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा
मसाला मिलाया, तेल मिलाया, ये मतलब क्या काम हो गया, ये हो गया फूड प्रोसेसिंग। आपने क्या कर दिया उसको, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। जब भी प्राकृतिक संसाधनों में आप कुछ भी ऐड कर दोगे तो किसमें चला जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि अगर नेचुरली मिला है तो प्राइमरी सेक्टर, उसमें कुछ आपने ऐड कर दिया, उसमें कुछ चीजें डाल दी तो वो सेकेंडरी सेक्टर। और अगर सर्विस में बदल गया, जैसे आप एजुकेशनल, मेडिकल ऐसी चीजों में चले गए तो क्या हो गया, सर्विस सेक्टर। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से करेंगे। यूपीएससी में ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को हमने कंप्लीटली देखा कि इकोनॉमी तीन बेसिस के आधार पर कितने प्रकार की, पहले 5 प्रकार की एक्टिविटी के बेस पे, और क्या कहते हैं वर्क कंडीशन के हिसाब से हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। उसके बाद हमने ओनरशिप के हिसाब से देखा, प्राइवेट और पब्लिक एंड पीपीपी। इस प्रकार से हमने सारी चीजें देखी, फिर क्वेश्चन देखा। आप लोग जाकर जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उस पर जाके अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को और सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करिए। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को ही विराम देते हैं। आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रहें और हमारी जो कोचिंग, हमारी जो एकेडमी का लक्ष्य है वो हम उसको लेके चल रहे हैं। और आपके लिए खुशखबरी है कि हमने अपना ऑफलाइन बैच शुरू कर दिया है। आप जो हमारे जो चैनल पे कांटेक्ट नंबर है उस पर आप संपर्क करें, जो कि मुखर्जी नगर में हमारा सेंटर है। आप लोग संपर्क करके आइए, मिनिमम से मिनिमम फी में और बढ़िया से बढ़िया तैयारी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।